नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द साइकेट्री इज़ डिलीरियम। इसमें से बहुत ज़्यादा एसक्यूज़ आए हुए हैं और ये आपने डेविडसन से इसको करना है क्योंकि ये स्टेप और इरफान मसूद में नहीं दिया हुआ ना। और दूसरी बात ये कि साइकेट्री जो इसका मेन टॉपिक है ना डेविडसन में, उसमें नहीं है, ये किसी और टॉपिक के अंदर है। तो मैंने आपको यहाँ पे डेविडसन से ही हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे पहले हम यूक्यूज़ डिस्कस करेंगे और यूक्यूज़ डिस्कस करने का मकसद ये होगा कि आपको पता चल जाए कि आपके पास पेशेंट जो है वो डिलीरियम का किस तरह से आता है, क्या प्रेजेंटेशन होती है। और दूसरी बात ये कि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इन्वेस्टिगेशंस इस केस में क्या करनी होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25 ईयर्स ओल्ड बैंक ऑफिसर, वो बता रहे हैं कि उसको 3 हफ्ते से फीवर था और अब जो है ना उसने उसका टेम्परेचर जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया। अब उसने ऑगमेंटन ली थी, अब वो इमरजेंसी में आ गया। उसको बुखार है 101 और सडन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर दिया उसने और कंफ्यूज्ड है। और इसके अलावा जब हमने उसकी एग्ज़ामिनेशन की तो स्लिम सा था, ब्लड प्रेशर उसका राइज़ हुआ हुआ था, डिसओरिएंटेड था इन द टाइम एंड स्पेस और माइल्ड नकल स्टिफनेस थी। और इसके अलावा फंडस नॉर्मल है और एक्सरे चेस्ट नॉर्मल है। CSF एग्ज़ामिनेशन जो है वो हमने की तो हमें सेल्स नज़र आए 120 पर मिलीमीटर क्यूब, लिम्फोसाइट्स से थे सारे और प्रोटीन्स थी। वैसे आपको क्या लग रहा है पेशेंट को जो है कौन सी बीमारी हो सकती है फीवर के साथ? मुझे तो ये मेनिंजाइटिस लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि उसके साइंस क्या आ रहे हैं। उसमें से अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये वाला जो है ना चाइल्डिश बिहेवियर, कन्फ्यूजन और इसके अलावा ना डिसओरिएंटेशन इन द टाइम एंड स्पेस, दिस एक्चुअली शोज़ दैट कि उस जो भी उसकी बीमारी थी उसको एक साइड पे रखें आप, साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि इसमें पेशेंट जो है ये जो इस तरह की स्टेट में आ रहा होगा ना, दिस इज़ डिलीरियम। ठीक हो गया। अब ये वाला देखें, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय एडमिटेड थ्रू द जो है वो आया और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 10 आवर्स हिस्ट्री ऑफ जनरलाइज टोनिक क्लॉनिक सीजर्स। कपल ऑफ डेज अगो उसको फ्लू लाइक इलनेस थी, उसने उसके लिए पैरासीटामोल ली थी और उसको अब जो है वो क्या हो गया, पायरेक्सिया है, कन्फ्यूजन है, इरिटेबल है, ऑड बिहेवियर है। अब वो अनवेल हमें नज़र आ रहा है, टेम्परेचर उसका 103 है, मतलब उसको बुखार भी है, ब्लड प्रेशर उसका कम है और पल्स उसकी ज़्यादा है, रेगुलर है। GCS हमने करवाया तो वो कम था। दिस चेक शोज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नर्व्स। फिर क्या है, माइल्ड नेक स्टिफनेस है, प्यूपिल्स डायलेटेड है, स्लगिशली रेक्टेड टू लाइट। Fundoscopy revealed right swollen disc with mild blooding of left disc. Both planters were extensors एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखें क्या क्या करवाया हुआ है। उसका CBC करवाई हुई है तो हीमोग्लोबिन उसकी नॉर्मल है और ये देखें सारी CBC हमने करवाई हुई है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए हुए हैं टू चेक द किडनी फंक्शन और इसके अलावा ECG चेस्ट एक्सरे करवाया है हार्ट को देखने के लिए, लंग्स को देखने के लिए, तो वो सब कुछ नॉर्मल है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम इसलिए करवा रहे होते हैं कि हमें डिलीरियम का कॉज पता चले। जब डिलीरियम का कॉज पता चलेगा तो इस तरह के पेशेंट को जो कि इस तरह की हालत में आ रहा होगा, कंफ्यूज्ड होगा, उसका ग्लास्कोकोमा स्केल कम हुआ होगा, तो हम उसकी ट्रीटमेंट तभी कर सकेंगे जब हमने उसका कॉज रूल आउट करना है। A middle-aged person who suffers from hypertension and renal insufficiency, अब जो है पहले से उसको कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ है और अब जो है ना वो क्या कर रहा है, इरेलीवेंट टॉक कर रहा है, डिसओरिएंटेड है टाइम एंड प्लेस में, एजिटेटेड है, कंसंट्रेशन उसकी लॉस हुई हुई है और उसको ऑडिटरी एंड विजुअल हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं। ठीक होगा, समझ आ रही है किस तरह से पेशेंट्स आते हैं डिलीरियम के। 24 ईयर्स ओल्ड वुमेन इमरजेंसी में आई है कन्फ्यूजन में और जो है ना अब उसको माइल्ड वर्टिगो भी है, जर्किंग कर रही है लेफ़्ट राइट आर्म की और
हेलुसिनेशंस हैं उसको। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि जो चीज़ वहाँ नहीं होती वो कहती है ये है। जैसे वो कहेगी कि मुझे जो है ना स्मेल आ रही है, जो इर्द गिर्द लोगों को स्मेल नहीं आ रही होगी, उसको पहले कोई ट्रॉमा, कोई सर्जरी नहीं हुई, ड्रग इनटेक की हिस्ट्री नहीं है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पूछने के लिए डिलीरियम के पेशेंट से, क्योंकि डिलीरियम जो है किसी ट्रॉमा, किसी सर्जरी या इन्फेक्शन या कोई जो है ड्रग इनटेक की हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। अब वो कंफ्यूज्ड है, क्रेनियल नर्व्स एंड मोटर सिस्टम इंटैक्ट है, स्टिफनेस नहीं है। और इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या मिला, ESR हमने करवाया हुआ है, देखें CBC ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। इधर से आपको इन्वेस्टिगेशंस का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। CBC करवाई हुई हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम, यूरिया, मतलब आपने यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए हैं। BSR ब्लड शुगर रैंडम करवाई है। CSF एग्जामिनेशन कराई है, CT स्कैन ब्रेन करवाई है। तो ये सारी चीज़ें। फिर 60 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रीनल फेलियर। अब जो है वो ICU में आया है और रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, ड्राउजी है, ठीक है। हम ये वाली चीज़ जो है ना, इस तरह की डिलीरियम की चीज़ें जो है ना कभी कभार सिनेरियोज़ में देते हैं। अदरवाइज़ डिलीरियम के सिनेरियोज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये कि कोई ना कोई पहले से हिस्ट्री होगी पेशेंट की किसी भी बीमारी की, और फिर अब वो उल्टी हरकतें करना शुरू कर देगा। तो दिस इज़ डिलीरियम। कन्फ्यूज्ड, ग्लासोकोमा स्केल काम है, फजूल बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं है सर पैर उनका नहीं है, बट इट इज़ रिवर्सिबल कंडीशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी भी इन्वेस्टिगेशन आप परफॉर्म करेंगे, कोई भी पैथोलॉजी आपको मिलती है, आप उसको ट्रीट करेंगे, डिलीरियम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला स्टार मैंने इसलिए पुट किया है कि डिलीरियम में ना एक चीज़ आती है कि फर्म एंड फॉल्स बिलीफ, ठीक है, कि डॉक्टर उसके पास आएंगे, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, और वो कहेगा कि ये मुझे मारने आए हैं, और वो कहेगा कि ठीक है, कि उसके इर्द गिर्द जो है ना ये सारे लोग जो है ये सारे दुश्मन है उसके, और उसको गोली मारने लगे हैं। मतलब उसका फॉल्स है और फर्म बिलीव है। हम उसको कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो कहता है नहीं, इनके इनके पास गन्स है, ये मुझे मार देंगे। सो दिस इज़ मतलब टिपिकल के डिलीवरियम में होता है ऐसे, लेकिन सिनेरियोज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की कोई चीज़ दे। सोडियम लेवल उन्होंने करवाया हुआ है, यूरिया लेवल करवाया हुआ है, मतलब यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको समझ आ रही है अब इन्वेस्टिगेशंस की कि हम इसमें क्या क्या करवाएंगे। अब इसको हम टॉपिक वाइज देखते हैं। सो डिलीरियम इज़ अ सिंड्रोम ऑफ ट्रांजिएंट, रिवर्सिबल एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन। क्या है? ट्रांजिएंट है, थोड़ी देर के लिए पेशेंट इस तरह की उल्टी हरकतें करेगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कर सकते हैं इसको, कॉज को रूल आउट करके उसको ट्रीट करें, पेशेंट ठीक हो जाएगा। कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, जो कि किस में होता है? ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ। जैसे रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है ओल्ड एज, जैसे कि हमने देखा। इसके अलावा क्या है? डिमेंशिया। पहले से पेशेंट को डिमेंशिया था, मतलब भूलने की बीमारी थी, तो अब उसको डिलीरियम हो सकता है। अब डिमेंशिया जो होता है ना, इसका डिफरेंस होता है डिलीरियम से, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन डिमेंशिया जो है वो पहले से चलता आ रहा होता है, क्रॉनिक केस होता है। लेकिन डिलीरियम अभी एक्यूट केस होता है, थोड़ी देर की हिस्ट्री होती है कि पेशेंट पहले भी बीमार था और अब उसको इस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं। सो डिमेंशिया अगर पहले से पेशेंट को था, अब उसको डिलीरियम हो सकता है। देन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि सेंसरी इम्पेयरमेंट पहले से किसी को थी, किसी को बहुत ज़्यादा पॉलीफार्मेसी, मतलब बहुत ज़्यादा वो ड्रग्स इनटेक कर रहा था, और रीनल इम्पेयरमेंट पहले से थी। जैसे आप अभी आपने सिनेरियो में देखा कि रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स के अंदर डिलीरियम हो रहा था ओल्ड एज में, फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट में। उसके बाद आ जाता है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। तो उसमें देखें एक सर्जरी है, जैसे कि हमने हिस्ट्री में उसको पूछा था ना सिनेरियो में कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और वार्ड। तो वो पेशेंट इर्द गिर्द को देखेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ICU में लेटा हुआ है, तो इर्द गिर्द पेशेंट को देखेगा मर रहे हैं, वो भी मर गया, वो भी मर गया, और ऊपर से वो भी बीमार होगा। तो वो इन्वायरमेंट उसको कैसा मिल रहा है कि यार अब मैंने भी मरना है, तो फिर उसको डिलीरियम हो सकता है। सेंसरी डिप्रिवेशन मतलब उसको डार्क रूम में हमने बंद कर दिया, या फिर लाइट चली गई है, तो ठीक है, अभी पहले से भी बीमार था और उसके कमरे में लाइट चली गई है, पहले से बीमार था और उसके इर्द गिर्द इतना शोर होना शुरू हो गया है कि वो तंग आ गया,
तो ये चीज़ अब देखें, ये हमारे जो है ना उसमें ट्रीटमेंट में काम आएगी ये पॉइंट, कि हमने पेशेंट को क्या करना है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है। हमने पेशेंट को जो है वो सुकून में रखना है, नॉइज़ी प्लेस से हट के रखना है। हमने पेशेंट को जो है वो डार्कनेस से प्रिवेंट करना है, मतलब उसको लाइटेड रूम में रखना है, ठीक है। इसी से आपका जो है वो ट्रीटमेंट बनेगा। देन उसकी ड्रग्स जो है, ओपियोइड्स है, साइकोटिक्स है, वो उसको प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उन ड्रग्स को अवॉइड करवाएंगे। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है तो हम पानी पानी शानी देंगे पेशेंट को। पेन की वजह से हो सकता है तो पेशेंट की पेन रिलीव करेंगे। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है तो हम पेशेंट की, अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसको रिलीव करेंगे। यूरिनरी कैथेटराइजेशन करेंगे अगर यूरिन नहीं आ रहा, रिटेंशन हो गई है। हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से, जैसे आपने अभी पेशेंट देखा था ना, पहला सिनेरियो फीवर की वजह से उसको हो रहा था, और अल्कोहल विड्रॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं विच कैन कॉज डिलीरियम, एंड वी हैव टू रूल आउट दीज कॉजेज़ बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस कि आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई आपने कोई दवाई ली है, या आप जो है वो कब से कोई बीमार है, कोई बीमारी है आपको, पानी शानी आप सही पीते हैं, आपको जो है स्टूल्स और यूरिनरी कंप्लेंट्स तो नहीं है, और सांस वगैरह आपको ठीक आता है। ये सारी चीज़ें हमने पूछनी है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो डिलीरियम के लोग होंगे वो आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यूक्यूज़ में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस ऑफ अरोजल के साथ आएंगे। मेंटल फंक्शन जो है उनकी इम्पेयर हुई होगी, और वो ड्राउजी होंगे। पेशेंट जो है वो डिसोरिएंटेड होगा। अब ये जो इसका मूड होता है ना, वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, हाइपो एक्टिव भी हो सकता है। हाइपर एक्टिव में क्या होगा कि वो ना हर काम वो करेगा, मतलब गुस्से से करेगा, और रेस्टलेस होगा, और एजिटेटेड होगा, हर बात पे, छोटी सी बात पे उसको गुस्सा आ जाएगा। और हाइपो एक्टिव क्या होगा कि वो ना अकेले बैठ जाएगा, ऐसे लेथार्जिक होगा, ड्राउजी होगा। तो ये लेथार्जी, ड्राउजी और अकेला होना, किसी से बात ना करना, दिस शोज़ के वो जो है ना मतलब उसके अंदर एक्चुअली इसकी हाइपो एक्टिव फॉर्म है, और इसको हम डीडीज़ इसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सोचेंगे कि यार इसको तो डिमेंशिया हुआ है, तो किसी से बात ही नहीं कर रहा, ना इसको कुछ याद है। तो हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं डिलीरियम वाले, हाइपो एक्टिव भी हो सकते हैं। फिर आ जाता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, कि वो एंजाइटी होंगी, उनके अंदर इरिटेबिलिटी होगी, डिप्रेशन हो सकती है। अब इन लोगों के जो इस तरह के स्टेट में होंगे, हम उनकी हिस्ट्री तो नहीं ले सकते, हम उनके क्लोज़ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर से जो है क्या करेंगे कि फिर हम उनसे जो है वो पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे उनसे कि कब ऑनसेट हुआ था, ये सब कुछ, के इसको डिफरेंशिएट करना होता है हमने डिमेंशिया से, क्योंकि डिमेंशिया इज़ द कॉज ऑफ डिलीरियम। तो हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये डिमेंशिया है, हाइपो एक्टिव मूड के अंदर है ये, या फिर डिलीरियम के हाइपो एक्टिव मूड में है, मतलब डिमेंशिया में है, यहाँ पे डिलीरियम के हाइपो एक्टिव मूड में डिमेंशिया में है। सो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव द डिफरेंस, वो देख लेते हैं। सो डिलीरियम जो है ना ये इसका रैपिड ऑनसेट होता है, मतलब एकदम से पेशेंट डिलीरियम में चला जाएगा। और डिमेंशिया क्या होता है कि ये इसकी क्रॉनिक हिस्ट्री होती है मंथ्स और ईयर्स की। फिर जो डिलीरियम होता है ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन डिमेंशिया जो है ये प्रोग्रेसिव होता है कोर्स इसका। फिर अगर ड्यूरेशन की बात करें तो डिलीरियम रिवर्सिबल होता है, जैसे हमने बात की, और डिमेंशिया जो होता है इट इज़ इरिवर्सिबल, और काफ़ी देर तक जो है चलता है। और फिर अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, तो डिलीरियम के अंदर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होती है, जैसे ग्लासकोमा स्केल उसका ख़राब हुआ होगा, और डिमेंशिया में नॉर्मल होती है कॉन्शियसनेस। अटेंशन की बात करें तो जो डिलीरियम होती है उसमें पेशेंट की अटेंशन कम हुई होगी, और डिमेंशिया में जो है नॉर्मल होगी। उसके बाद आ जाता है कि मेमोरी, तो जो डिलीरियम होगा उसमें मेमोरी जो है वो ख़राब हुई होगी, और इमीडिएट रिकॉल इम्पेयर्ड होगी। और जो मेमोरी इन केस ऑफ डिलीरियम डिमेंशिया है, जो है इमीडिएट रिकॉल जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो है थोड़ी देर बाद भूल जाएगा या इस तरह से। अच्छा, उसके बाद साइकोमोटर चेंजेस आ जाती हैं कि जो है डिलीरियम के अंदर हाइपर एक्टिव हो सकती है या हाइपो एक्टिव हो सकती है, और जो है साइकोमोटर चेंजेस डिमेंशिया में ऐसा नहीं होंगी। फिर जो है स्लीप वेक साइकिल जो होती है वो नॉर्मल होती है डिमेंशिया में, जबकि जो है डिलीरियम में भी
थोड़ी इम्पेयर हुई होती है। मतलब डिलीरियम इज़ अ मोर पैथोलॉजिकल स्टेट, हम ये कह सकते हैं। अब क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो हमने कैसे करनी होती है, सिंपल वर्ड्स में 2 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले हमने डायग्नोसिस करनी है कि ये डिलीरियम है कि नहीं है। तो डिलीरियम को सबसे पहले डायग्नोज करना है और इसको डिफरेंशिएट करना होता है डिमेंशिया से। तो हमने जो है उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं मेजरमेंट के, और डिलीरियम को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, विच आर 480 एंड कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड। ये टूल्स होते हैं इसको डायग्नोज करने के। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जब हमें पता चल गया कि ये डिलीरियम है, तो दूसरा जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम उसको जो है वो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के बारे में पता लगाएं कि ये डिलीरियम हुआ क्यों है। सबसे पहले उनकी एज नोट करेंगे, ओल्ड एज है, उनकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कोई भी डिजीज़, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, ड्रग हिस्ट्री है, अल्कोहल हिस्ट्री है, वो सारी हम हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की लेंगे। फिर हमने क्या करना होता है, पेशेंट को बुखार का पूछना होता है, कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन या चेस्ट में, स्किन में, एब्डोमेन में। फिर हमने यूरिन टेस्ट करना होता है, डिपस्टिक टेस्टिंग करनी होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट्स की चेक करनी होती है क्योंकि हाइपोक्सिया भी इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। फिर अल्कोहल विड्रॉल के साइंस देखने होते हैं, साइको एक्टिव ड्रग यूज़ का पूछना होता है, लाइक ट्रेमर्स या स्वेटिंग तो नहीं हो रही पेशेंट को, वो देख लेना होता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस हमने जो है वो इलिसिट करने होते हैं। उसके बाद जो आ जाता है, अब हमने जो है वो पता लगा लिया कि ये डिलीरियम था, और ये भी पता लगा लिया कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया डिमेंशिया से, दूसरे डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, उनसे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर हमने जो है उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का भी पता लगा लिया। फिर वो कहते हैं कि अब हमने एसोसिएटेड चीज़ें देखनी होती हैं कि डिलीरियम के साथ साथ इनको कोई और मसला तो नहीं है, लाइक उनको मूड डिसऑर्डर, कोई हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़, ये सब कुछ तो नहीं है साथ में। और फिर हमने क्या करना होता है, कोग्निटिव टेस्टिंग करनी होती है विद द टूल नोन एज मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और द मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट। इनको हम देख लेते हैं। आपको कुछ टेस्ट दिखाऊंगी लेकिन इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, और इधर एक एक चीज़ एक्सप्लेन, बस आपको टेस्ट के नाम आने चाहिए। अगर आपने उसको डिटेल से देखना है तो आप खुद देख सकते हैं इसको, अदरवाइज़ मैं आपको जस्ट नाम बताऊंगी। देखिए, 480 डिलीरियम असेसमेंट टूल होता है जिसमें हम अलर्टनेस चेक करते हैं, अटेंशन चेक करते हैं, उसकी ए फॉर एज, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ हॉस्पिटल, बिल्डिंग, करंट ईयर, और फिर हम जो है क्यू चेंज और फ्लक्चुएटिंग कोर्स उस सबको, और फिर स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे 480 होते हैं इसके। इसके अलावा एब्रीवेटेड मेंटल टेस्ट होता है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट से, जैसे कि लिखे हुए हैं, फिर स्कोर देते हैं। फिर एक होता है मॉन्ट्रियल कोग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम कहते हैं मोका। इसमें हम डिफरेंट विजुअल स्पेशल और नेमिंग, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्शन, डिलेड रिकॉल, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ पूछते हैं और फिर स्कोरिंग करते हैं। फिर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होती है जिसमें हम ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज, कॉपिंग, ये सब स्कोरिंग करते हैं। फिर एक होता है क्लॉक्स टेस्ट, इसमें हम पेशेंट को कहते हैं ये वाली क्लॉक बनाएंगे, घड़ी पे ये टाइम हुआ हुआ है, तो वो बनाता है, फिर हम देखते हैं। तो डिफरेंट टेस्ट हैं, आपने जस्ट नाम याद रखने हैं, क्लॉक्स टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट मोका, एंड एब्रीवेटेड मेंटल टेस्ट, एंड 480 डिलीरियम असेसमेंट टूल। ये सारे टेस्ट होते हैं। ये आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है 480 का, 480 का सॉरी, ये जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसको आपने अगर रीड करने सॉरी तो आप कर ले, अदरवाइज़ जो है ना इसको मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नाम आप आना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशंस हमने करनी है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर पेशेंट को निमोनिया है, यूटीआईज़ हैं, और स्किन में सेलुलाइटिस या एब्सेस आपको मिल गई है, या फिर सेप्सिस के साइंस आपको मिल रहे हैं, तो इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन जब भी आपको लगेगा कि इट इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, तो फिर आप क्या करवाओगे। आपने अगर निमोनिया को देखना है तो क्या मतलब इन्फेक्शंस के लिए क्या करोगे, सीबीसी करवाओगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर करवाओगे, चेस्ट एक्सरे करवाओगे, यूरिन एनालिसिस और कल्चर करवाओगे। फिर आप जो है स्पूटम, ब्लड कल्चर्स, वुंड स्वैप्स वगैरह लोगे इन्फेक्शन के लिए। देन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल पेशेंट की रीनल इम्पेयरमेंट का है या
हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, थायमीन डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म, B12 डेफिशिएंसी, इन सब के साथ है मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस है, उसकी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है। तो ऑब्वियसली आप क्या करवाओगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करवाओगे, यूरिया का लेवल चेक करवाओगे रीनल इम्पेयरमेंट के लिए। तो यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा कैल्शियम, कैपिलरी ब्लड एंड प्लाज्मा ग्लूकोज, LFTs, TFTs और B12 एंड फॉलेट लेवल्स। फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉक्सिक इंसल्ट मतलब कोई ड्रग्स यूज़ करने की वजह से हुआ है, फॉर एग्जांपल एंटीकोलिनर्जिक्स, डिजॉक्सिन, ओपिएट्स, साइकोट्रोपिक्स, हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, विड्रॉल ऑफ अल्कोहल, ओपिएट्स, SSRIs, बेंजोडाइपेंस, तो आप क्या करोगे कि जो है उन ड्रग्स को छुड़वा दोगे, उन ड्रग्स को देखोगे, उनकी हिस्ट्री लोगे। अगर पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक, सब ड्यूरल हेमाटोमा, इंसेफेलाइटिस, सीजर्स, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन लाइक ट्यूमर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी CT ब्रेन करवाएंगे और जो है CT ब्रेन करवाएंगे और लंबर पंक्चर करवाएंगे अगर आपको मेनिंजाइटिस लग रहा है। और फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया, पल्मोनरी एडीमा, COPD एक्सपिरेशन और एक्यूट MI अगर आपको लग रहा है और पेशेंट पेन और हाइपोक्सिया के साथ है, तो आप पल्स ऑक्सीमेट्री करोगे, चेस्ट एक्सरे और ECG करवाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट आपके पास किस तरह से आ रहा है। अब डिलीवरियम की ट्रीटमेंट जो है ना वो आपने 3 तरह से करनी है। सबसे पहले पेशेंट का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो बुरी हालत में है, तो आपने उसको एक अच्छी सी लाइट वाले रूम में रखना है और वहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं होना चाहिए। फिर उसकी गुड नर्सिंग केयर करनी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसको नज़र नहीं आ रहा तो आपने उसको जो है आप उसको जो है वो ग्लासेस देनी है, स्पेक्टेकल्स देने हैं। अगर उसको जो है वो नहीं मिल रहा, क्या नाम है, अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा तो आपने उसको हियरिंग एड्स देने हैं। अगर और फिर आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने उसके पास रहना है कि वो उठ के अगर बेड से उठ के कहीं जाने लगे तो नीचे गिर जाए या बेड पे लेटा रहे, उसकी वजह से प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, उसको आपने प्रिवेंट करना है, उसको गिरने नहीं देना, फॉल से प्रिवेंट करना है। और फिर आपने जो है उसकी एडिक्वेट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन मेंटेन करनी है और फिर उसकी जो है वो कॉन्टिनेंस मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह का ध्यान रखना है। फिर आपने जो है अगर तो वैसे तो सीडेटिव्स आप नहीं देते, या पेशेंट सीडेशन में चला गया तो उस ड्रग से और ज़्यादा डिलीरियम हो सकता है, तो सीडेटिव्स आप नहीं देते। लेकिन अगर बिल्कुल ही बुरी हालत हो गई है ना पेशेंट की कि अब डिलीरियम के साथ जो है ना बहुत बुरी हो गई इसके साथ, अगर हम इसको दवाई नहीं देंगे फिर आप सीडेशन कर सकते हैं। सो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डिलीरियम विद वायरल मेनिंजाइटिस। और फिर आपने इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप करेंगे इन्फेक्शंस के लिए बताएंगे, ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, MRI, लंबर पंक्चर और जो है ये आप चीज़ें करोगे। ठीक हो गया। इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए CBCSR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। अब ये वाला जो है ना इसका आंसर है जो है ना डिलीरियम विद ड्यू टू इंसेफेलाइटिस। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस आपने बतानी है, CT स्कैन और MRI करवाएंगे क्योंकि इंसेफेलाइटिस है। और मैनेजमेंट आप इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉजिटिव फैक्टर्स को रिमूव करेंगे लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और जो भी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट है उसको बेटर करेंगे और सब कुछ। फिर आप स्लीप मेंटेनेंस करेंगे कि उसको सुलाएंगे, तो उसके लिए आप मेलाटोनिन यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग्स एंड आई शेड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आराम से सो सके। और इसके अलावा उसको अगर फिर भी नींद नहीं आ रही तो आप उसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कर सकते हैं। फिर आप उसको जो है मतलब रीओरिएंटेशन ड्यूरिंग द डे करने के लिए उसको ग्लासेस एंड हेयरिंग एड्स देंगे, उसकी फ़िज़िकल थेरेपी अर्ली मोबिलाइजेशन करेंगे ताकि बेड स्टोर से प्रिवेंट किया जा सके। और इस तरह से आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल आप कैसे करोगे, उसकी नर्सिंग केयर कैसे करोगे, ड्रग्स कौन सी दोगे, स्लीप मेंटेनेंस कैसे करोगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन, इसमें इसका डायग्नोसिस जो है वो डिलीरियम होगा और कॉजेज़ आपने लिखते नहीं हैं, वैसे तो वो डेविडसन का टेबल भी हमने देखा है, लेकिन इसका एक निमोनिक है डिलीरियम, D फॉर ड्रग्स लेने की वजह से लाइक एंटी कन्वल्जेंस, हिप्नोटिक्स, और E फॉर एंडोक्राइन डिजीज़ लाइक हाइपोथायराइडिज्म और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, L फॉर लैक ऑफ ड्रग अल्कोहल विड्रॉल, I for infections, R for renal failure, I for intracranial causes like trauma, tumor, epilepsy, hemorrhage, U for urinary retention, and M for
मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो ये कॉजेज़ ऑफ डिलीरियम है। और वैसे वो डेविडसन का टेबल आपने इसके लिए ड्रॉ करना है, जो आपने देखा था ना कॉजेज़ वाला, वो वाला। और ये वाली डिलीरियम की मैनेजमेंट ही पूछी हुई है, और इसका आंसर भी डिलीरियम होगा 69 ईयर्स ओल्ड वाले का। क्लिनिकल फीचर्स में आप लिखेंगे डिसोरिएंटेशन, बॉडी ट्रेमर्स, हेलुसिनेशंस, कन्फ्यूजन और मडल्ड थिंकिंग। और इसके बाद आपने मैनेजमेंट बता देनी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो वाला आपने फिगर याद रखनी है, और कॉजेज़ के लिए आपने वो टेबल याद कर लेना है। और इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए जस्ट आपने वो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, एनवायरनमेंट, नर्सिंग केयर, ड्रग्स कब देनी है, और सोने के लिए सेडेटिव्स कब देने हैं, और कॉज को ट्रीट करना है रूल आउट करके। इस तरह ही आपका ट्रीटमेंट होगा डिलीरियम का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।